तो आओ मेरे बच्चों, हम लोग देखते हैं वाष्पशील द्रव के आदर्श विलयन। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? वाष्पशील द्रव के आदर्श विलयन। इसमें हमारा पहला टॉपिक होता है आदर्श विलयन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये आदर्श विलयन होता ही क्या है। तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है? आदर्श विलयन कहा जाता है। सभी सांद्रता पर किसके नियम का पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? आदर्श विलयन कहा जाता है। आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है तथा आयतन परिवर्तन का भी मान क्या हो जाता है? शून्य होता है। आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन का मान क्या हो जाता है? शून्य होता है। दोबारा सुनेंगे, आदर्श विलयन किसे कहा जाता है? ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे ही क्या बोला जाता है? आदर्श विलयन कहा जाता है। आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होगा तथा क्या होता है? आयतन परिवर्तन का भी मान क्या हो जाता है? शून्य होता है। तो ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या बोला जाता है? आदर्श विलयन कहा जाता है। और आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन का मान क्या हो जाता है? शून्य होता है। देखिए, आदर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या होता है, सीधे सीधे समझेंगे। बहुत कम ही विलयन ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आदर्श विलयन के गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या हो जाता है? हेक्सेन और क्या हो जाता है? हेप्टेन, इनका मिक्सचर हो गया। उसके साथ साथ क्या हो जाता है? क्लोरोबेंजीन तथा क्या हो जाता है? टॉलुइन। क्या हो जाता है? क्लोरोबेंजीन नहीं लेंगे, केवल हम लोग क्या ले लेंगे? बेंजीन ले लेंगे। बेंजीन तथा टॉलुइन का जो मिश्रण होता है यह भी क्या करता है? आदर्श विलयन के गुण को प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए, अतितनु विलयन। कौन सा विलयन? अतितनु विलयन जो होता है वह भी क्या करता है? आदर्श विलयन के गुणधर्म को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो मेरे बच्चों, हमने सीखा किसके बारे में? आदर्श विलयन के बारे में। और आदर्श विलयन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यह सभी सांद्रता पर किसके नियम का पालन करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। और आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन का मान कितना हो जाता है? शून्य होता है। बहुत कम ही विलयन ऐसे होते हैं जो आदर्श विलयन होते हैं। जैसे क्या है? हेक्सेन एंड हेप्टेन तथा बेंजीन और टॉलुइन के मिश्रण को का जो मिश्रण होगा वह कैसा विलयन होता है? आदर्श विलयन होता है। इसी के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि वह विलयन जो अतितनु विलयन होगा, मतलब जो बहुत कम तन, मतलब जो सबसे ज्यादा तन होगा, यानी एकदम से तनु विलयन क्या करता है? वह भी आदर्श विलयन के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तब देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन? अनादर्श विलयन, जिसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कह लेते हैं। अब अनादर्श विलयन जो होता है आदर्श विलयन के गुण के विपरीत होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो होता है सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात यह जो होता है सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए अनादर्श विलयन जो होता है राउल्ट के नियम से दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक विचलन कहते हैं। और क्या कह लेते हैं? ऋणात्मक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग जानेंगे कि ये धनात्मक विचलन क्या हो जाता है? जब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या हो जाता है? कम होता है। यानी राउल्ट का वाष्प दाब
कम हो किसके, विलियन के वाष्पदाब से, यानी इसका राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्पदाब क्या हो, कम हो किसके, विलियन के वाष्पदाब से, किसके वाष्पदाब से, विलियन के वाष्पदाब से, तब वह क्या करता है, धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। अर्थात विलियन का वाष्पदाब ज्यादा हो और राउल्ट के नियम से, यानी राउल्ट के प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया विलियन का वाष्पदाब जब कम हो, तब उसे क्या बोला जाता है, धनात्मक विचलन कहा जाता है। इसी अवस्था में अगला टॉपिक होता है कौन सा विचलन, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन में आप ये जानेंगे कि जब विलियन का वाष्पदाब क्या हो, कम हो, और राउल्ट का वाष्पदाब क्या हो जाए, प्रयोग के आधार पर ज्यादा आ जाए, तब उसे क्या बोला जाता है, ऋणात्मक विचलन। अर्थात क्या होता है, विलियन का वाष्पदाब कम हो परंतु राउल्ट के नियम से ज्ञात विलियन का वाष्पदाब जब अधिक हो जाता है, तब उसे क्या बोला जाता है, ऋणात्मक विचलन कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में सीखा है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद के टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक, आइए मेरे बच्चों, हम लोग देखते हैं गैस की द्रव में विलेयता। तो देखिए होता क्या है, सन 1801 ईस्वी में वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, विलियम हेनरी। उन्होंने क्या किया, अपने कई प्रयोग किए। उन्होंने अपने कई प्रयोगों में अलग अलग गैसों को स्थिर ताप पर किसी जल में घोलने के पश्चात जो नियम प्रस्तुत किया, उसे गैस की द्रव में विलेयता का नियम कहा गया। इन्होंने दो तरह के नियम को प्रस्तुत किया। पहले नियम में हमने ये देखा, उन पहले नियम में उन्होंने ये बताया कि यदि ताप को स्थिर कर लिया जाए तो उस अवस्था में गैस की द्रव में विलेयता जो होती है, विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए, तो यदि क्या उन्होंने बताया कि विलेयता को हम लोग किससे लिखें, यस से लिखें। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, के अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, पी। यानी क्या बताया उन्होंने, विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि विलेयता यस हो और विलयन पर गैस का आंशिक दाब कितना हो, पी हो, तो हम लिख सकते हैं यस अनुक्रमानुपाती पी, और इसी को लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, यस के एच, और क्या हो जाता है पी, जहां पर के एच क्या हो जाता है, हेनरी क्या हो जाता है, नियतांक होता है। जहां पर क्या हो जाता है, के एच हेनरी नियतांक होता है। तो यहाँ पर यस क्या है, गैस की द्रव में विलेयता, जिसका मात्रक क्या हो जाता है, मोल लीटर इनवर्स होता है। पी क्या हो जाता है, विलयन पर गैस का आंशिक दाब, जिसका मात्रक क्या हो जाता है, वायुमंडल होता है। के एच क्या हो जाता है, हेनरी नियतांक होता है, जिसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स वायुमंडल इनवर्स होता है। तो इस प्रकार हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता के संबंध में जो नियम प्रस्तुत किया, उसमें अपनी पहली अवस्था के पश्चात समझाया उन्होंने कि स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि विलयन की गैस की द्रव में विलेयता कितना हो, यस हो, और विलयन पर गैस के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब कितना हो, पी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं यस अनुक्रमानुपाती पी। इसी को आगे लिख सकते हैं यस बराबर ए अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाकर हम लोग क्या लिख लेंगे, के एच। जो के एच होता है हेनरी नियतांक होता है। इस प्रकार हमारा यस क्या होता है, गैस की द्रव में विलेयता, पी क्या होता है, विलयन पर गैस का आंशिक दाब होता है, के एच क्या हो जाता है, हेनरी नियतांक होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हेनरी के दूसरे अवस्था के बारे में सीखेंगे। हेनरी ने अपने दूसरी अवस्था में क्या बताया, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता ना कह करके उन्होंने क्या बताया था, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाव गैस
का विलयन में मोल प्रभाज जो होता है, इसको सही से लिख दिया जाए। देखिए हटा दिया जाता है इसको। यहाँ पर इन्होंने अपने दूसरी अवस्था में बताया कि स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज जो होता है वह विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि दाब आपका कितना हो, P हो, और क्या हो जाता है गैस का जो क्या हो जाता है मोल प्रभाज कितना हो जाता है, गैस का अगर मोल प्रभाज कितना ले लिया जाए, Kb ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, यहाँ पर देखिए क्या दिया, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि आंशिक दाब कितना हो, P हो, ठीक, और गैस का विलयन में मोल प्रभाज कितना हो, X हो, कितना हो, X हो, तो आप इसी को लिख सकते हैं P बराबर कितना हो जाएगा, KHX। P बराबर क्या हो जाएगा, KHX होगा, जहां पर P क्या हो जाता है विलयन का आंशिक दाब होता है, यानी गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगने वाला आंशिक दाब होता है। X जो होता है विलयन का क्या हो जाता है, गैस का विलयन में क्या हो जाता है मोल प्रभाज होता है, और KH आपका यहाँ पर क्या हो जाता है हेनरी नियतांक होता है। यहां से देखेंगे X बराबर क्या हो जाएगा, गैस का विलयन में मोल प्रभाज हो जाएगा। P जो होता है विलयन पर गैस का आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब होता है, और KH जो होता है हेनरी नियतांक होता है। तो इस प्रकार हम लोग विलयन द्वारा बताए गए हेनरी द्वारा गैस की दरों में विलेयता के संबंध में जो नियम प्रस्तुत किया गया था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इन्होंने अपने नियम को दो अवस्था में बताया, दोनों ही नियम स्थिर ताप पर ही लागू होते हैं। यदि ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो ये नियम उस हेनरी के नियम से क्या हो जाता है, विचलन प्रदर्शित करने लगता है। तो उस अवस्था में इन्होंने बताया कि यदि ताप को स्थिर कर लिया जाए तो गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी क्या हो जाता है P अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। इन्होंने अपनी दूसरी अवस्था में बताया। पहली अवस्था में इन्होंने बताया था कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर गैस द्वारा विलयन पर लगने वाला आंशिक दाब स्थिर ताप पर गैस की सतह पर स्थिर ताप पर गैस की दरों में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जहां पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज है वहीं पर गैस का विलयन में क्या हो जाता है, विलेयता, यानी गैस का विलयन में विलेयता। केवल एक टॉपिक बदलता है, एक में यहाँ पर क्या रहता है, विलेयता रहता है, और दूसरी अवस्था में क्या रहता है, इसका मोल प्रभाज रहता है। क्या रहता है, मोल प्रभाज रहता है। तो इस प्रकार हेनरी के पहली विलेयता जब होगा तो यस अनुक्रमानुपाती क्या हो जाता है, P होता है, क्योंकि विलयन पर गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी अवस्था में क्या हो जाता है, गैस के विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती, अर्थात P अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करते हैं, आगे लिखेंगे S बराबर क्या हो जाएगा, KHP। यहाँ पर भी लिखेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, KH क्या हो जाता है, X होता है। तो हमने सीखा क्या, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसी की दूसरी अवस्था में हम सीखते हैं स्थिर ताप पर गैस का विलयन में विलेयता
विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार विलेयता आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होगा और एक बार मोल प्रभाज आंशिक दाब के क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत सी ऐसी गैसें होते हैं, ऐसी गैसें होती हैं कि ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या हो जाती है, घटती है। विलेयता क्या हो जाती है, घटती है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में क्या क्लास 12 से संबंधित विलयन टॉपिक को कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर में क्लास 12 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर वैद्युत रसायन को लेकर के प्रस्तुत होंगे। इसके लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय प्रेम सागर सर या PS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहें।